हेलो हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसमें हमारे क्या प्रोविज़न्स थे वो हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कपल ऑफ अदर एक्ट्स भी देखेंगे आज हम इस वीडियो में। और जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर सकते हैं। मैं बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, या गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जो इंटरेस्टेड हैं, दे वांटेड टू लर्न, तो वो भी इस प्लेटफॉर्म को एक्सेस करके अपनी नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो शुरू करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, इसके कुछ फीचर्स थे। इससे पहले जो कंपनी का गवर्नर होता था वो डिफरेंट आई विल से आपके एरियाज़ थे। सपोज़ करिए एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी हो गई, एक आपकी बंगाल प्रेसिडेंसी हो गई, और एक आपकी मद्रास प्रेसिडेंसी हो गई। ठीक है, तो ये 3 प्रेसिडेंसीज थी इससे पहले, और इनके गवर्नर होते थे। तो इन गवर्नर में सबकी इंडिपेंडेंट पावर थी, सबकी इंडिपेंडेंट एरिया थे रूल करने के लिए। ठीक है, अब 1773 से क्या किया कि कंपनी को पहली बार रेगुलेट करने की कोशिश की गई। किसने रेगुलेट किया? ब्रिटिश क्राउन ने रेगुलेट करने की कोशिश की, और उसी के लिए आपका एक्ट आता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, पहला स्टेप क्या लिया गया, जो गवर्नर था बंगाल का, गवर्नर ऑफ बंगाल, उनकी पोजीशन चेंज कर दी गई और उन्हें बोला गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, अब क्योंकि ये बड़ी पोजीशन बन गई है, तो अब क्या होगा, इनकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई जाएगी। मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल मतलब उस गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए 4 मेंबर रखे गए। उस बॉडी में 4 मेंबर की एक बॉडी बनाई गई, उसको बोला गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और पहले जो हमारे गवर्नर जनरल बनते हैं वो हैं लॉर्ड वॉरेन हेसिंग। ठीक है, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट, हम दूसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट में क्या था कि जो गवर्नर थे आपके, जो बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे, उनको क्या बोलते हैं, सबड्यू कर दिया गया बंगाल के अंदर, मतलब सबऑर्डिनेट कर दिया गया बंगाल के अंदर। ऑब्वियस ही बात है, अब बंगाल क्या हो गया, अब उनकी जो पोजीशन है उनकी बढ़ाई गई है, तो एक रीज़न से बढ़ाई गई होगी। अब वो क्या चाह रहे थे कि बाकी की प्रेसिडेंसीज भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर ही काम करें। तो एक तरीके से जो बंगाल था एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, गवर्नर बंगाल की गवर्नमेंट, और जो बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसीज थी उनकी जो गवर्नमेंट थी, अब वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट की तरह एक्ट करेंगी। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश होता है इससे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। कंपनीज के जो ऑफिसर्स थे उनके बिजनेसेस से एसोसिएटेड अगर कोई केस होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट देखेगा, और उनको बनाया गया कैलकाटा में सुप्रीम कोर्ट में, और लॉर्ड इम्पे हमारे पहले चीफ जस्टिस थे इस सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, चौथा पॉइंट है आपका, कंपनी के सर्वेंट्स पर ये रोक लगाएगी कि वो प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे और वो ब्राइब नहीं लेंगे। इससे कंपनी का नुकसान होता था, कम रेवेन्यू जनरेट होती थी, और रेवेन्यू कम जनरेट होने की वजह से क्राउन को भी नुकसान हो रहा था, क्योंकि वो उस पर उस हिसाब से फीस या टैक्सेस नहीं लगा पा रहे थे। ठीक है, अब बात करते हैं इस तरीके से क्या होता है कि ब्रिटिश का आपका गवर्नमेंट का जो कंट्रोल होता है वो और इंक्रीज़ किया जाता है। एक बॉडी बनाई जाती है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कहा गया कि ये गवर्निंग बॉडी होगी, ये कंपनी के कुछ आपके डोमेन्स के जो फंक्शंस होंगे उनको कंट्रोल रखेगी, उन पे निगरानी रखेगी। और वो डोमेन क्या हो गए, रेवेन्यू हो गया, सिविल हो गया, और मिलिट्री हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी क्या बोलते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ने पहली बार कानूनन ढांचा इंडिया के अंदर बनाया। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है भाई, देखो ये पहला एक्ट है जिस पे कंपनी के बिजनेसेस को या कंपनीज के फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए लाया गया। ठीक है, सेकंड आपका सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी हमें यहाँ पे दिखती है। ठीक है, 2 प्रेसिडेंसी की गवर्नमेंट आपकी एक गवर्नमेंट के बंगाल ऑफ गवर्नमेंट के अंडर आ गई। ठीक है, तो एक ये चीज़ हो गई। और सेंट्रल, तो हम ये कह सकते हैं कि इस एक्ट ने फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी। ठीक है, और इसने क्या कहा कि जो आपके अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी एक बॉडी बनाई थी इस एक्ट ने, तो हम ये मानेंगे कि इसके जो पॉलिटिकल और कमर्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं उनको सेग्रीगेट किया गया पहली बार। अभी तक कंपनी ही रेस्पॉन्सिबल थी सारे फंक्शंस के लिए, चाहे वो पॉलिटिकल हो, एग्जीक्यूटिव हो, या फिर आपके रेवेन्यू से एसोसिएटेड हो। अब पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस अलग अलग हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। अब होता क्या है कि 1773 में भाई लगा कि कुछ डिफेक्ट्स है जिसको करेक्ट करना चाहिए,
तो उसके लिए 1781 में एक्ट लाया गया, ठीक है। और उस एक्ट में क्या किया गया कि सुप्रीम कोर्ट की जो पावर थी उसे कंट्रोल में लाया गया। और वो क्या पावर थी भाई, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को एग्जेम्प्ट किया गया कि भाई आप इनके ऊपर या इनसे एसोसिएटेड केस नहीं लड़ सकते, ठीक है। दूसरी चीज़, रेवेन्यू मैटर्स पर आप सुनवाई नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब सपोज करो कोई इंडियन है, इंडियन के ऊपर इन्होंने कोई टैक्स लगाया, अब इंडियन पहुंच गया उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा फिर, जो भी ऑफिसर होगा या फिर जो गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल होगी उसके अगेंस्ट एक्शन लेगा, है ना, सुनवाई होगी रेवेन्यू से एसोसिएटेड। तो पहले ही बोल दिया कि आप रेवेन्यू से मतलब मैटर से एसोसिएटेड आप केस नहीं लड़ सकते, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन था उसको भी लिमिटेड कर दिया, केवल कैलकाटा की बाउंड्रीज तक ही सीमित कर दिया। तो कैलकाटा में ही आके आपको क्या बोलते हैं केस लड़ने पड़ेंगे और कहीं केस नहीं लड़ सकते। हिंदू और मुस्लिम्स, पहली बार डिवीजिव पॉलिसी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है भाई। हिंदूज़ के लिए हिंदूज़ लॉज लाए गए, मुस्लिम्स के लिए मोहम्मदन लॉज लाए गए, ठीक है। फिर उसके बाद आपका 1781 में एक और था कि आप अगर आपकी छोटे प्रोविंशियल कोर्ट से अगर आपकी अपील है वो सुप्रीम कोर्ट में जानी चाहिए टेक्निकली, क्योंकि हायरकी ऑफ कोर्ट्स ऐसे चलेगी प्रोविंशियल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। बट आप प्रोविंशियल कोर्ट्स की अपील आप डायरेक्ट गवर्नर जनरल की काउंसिल ही सुनेगी और गवर्नर जनरल सुनेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं ले जा सकते, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से 1781 के 3-4 पॉइंट्स थे, जिसमें मेन था आपका क्या बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट की पावर को रेस्ट्रिक्शन करना, ठीक है। दूसरा था आपका क्या बोलते हैं एक अपील से एसोसिएटेड, और तीसरा था आपका गवर्नर जनरल की काउंसिल से एसोसिएटेड कि भाई वो ही कोर्ट ऑफ अपील की तरह काम करेगी, ठीक है। अब बात करते हैं 1784, 1773 निकल गई हमारी, 1781 निकल गया, अब 1784 पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 17, यहाँ पे एक एक्ट आता है जो उसे बोला जाता है 1784 का एक्ट, इसे पिट्स इंडिया एक्ट भी बोलते हैं, ठीक है गाइस। तो इसमें क्या हुआ कि पहली बार कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को अलग कर दिया गया, ठीक है। कमर्शियल फंक्शंस के लिए जो रेस्पॉन्सिबल बॉडी होगी वो होगी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि बनी थी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से, ठीक है। और एक जो नई बॉडी बनाई जाएगी बाकी के फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए, उसे बोला जाएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल आपकी एक नई बॉडी बनती है, ठीक। उसका काम क्या होगा, वो पॉलिटिकल अफेयर्स देखेगी। अब कमर्शियल अफेयर्स कौन हैंडल करेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। पॉलिटिकल फंक्शंस कौन हैंडल करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो इस तरीके से दो गवर्नमेंट पैरेलली रन करेंगी, इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट या डबल गवर्नमेंट, ठीक है। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस किस की एक्टिविटीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी, सिविल लॉज के लिए, मिलिट्री लॉज के लिए और रेवेन्यूज के लिए, ठीक है। इसको बोलते हैं इस एक्ट में 1784 में एक और खास बात है जिसके लिए इसे याद रखा जाता है कि जो कंपनी की, अभी तक क्या हो रहा था कि जो भी लॉज बनते थे उसमें कंपनी टेरिटरीज वर्ड यूज होता था, अब यहाँ पर क्या हो गया, ब्रिटिश पोजेशन यूज होने लग गया। इसका सिंपल सा एक इम्प्लीकेशन था कि ये अब इस जो टेरिटरी है इसके लिए क्राउन रेस्पॉन्सिबल है, मतलब ब्रिटेन की जो रानी या राजा होते थे उस टाइम पर वो रेस्पॉन्सिबल होंगे यहाँ पर गवर्नमेंट बनाने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से कंपनी के अफेयर्स पर सुप्रीम कंट्रोल लाया जाता है 1784 पिट्स इंडिया एक्ट से, एक अलग बॉडी बनाकर और कंपनी की टेरिटरी को क्राउन पोजेशंस बोलकर, ठीक है। अब आते हैं 1786 आ जाती है साल, उसमें भी एक कानून आता है और उस टाइम पर लॉर्ड कॉर्नवालिस होते हैं आपके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोला गया कि भाई हम आपको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाना चाहते हैं, ठीक है आपकी। तो उन्होंने कहा कि मेरी 2 डिमांड हैं। 2 डिमांड क्या आई, पहला भाई एक जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी उसके पास ओवरराइड करने की पावर होंगी आपके किसी भी ऑफिसर्स के या फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के। अब सपोज करो मैं प्रेसिडेंट हूँ और मेरा कैबिनेट है, कैबिनेट ने डिसीजन लिया बट प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कैबिनेट के डिसीजंस को ओवर रूल करने की। तो ठीक उसी तरीके से प्रेसिडेंट गवर्नर जनरल ने क्या कहा कि भाई मेरे पास पावर होनी चाहिए अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ओवर रूल करने की, ठीक है। पहली पावर यहाँ से ड्राइव होती है, ठीक। कमांडर इन चीफ की बात करूं, अब मैं ही कमांडर इन चीफ बनूंगा। कमांडर इन चीफ मतलब जिसके हाथ में मिलिट्री का कंट्रोल हो। तो आज भी हमारे प्रेसिडेंट के पास मिलिट्री का कंट्रोल है, ठीक है, तीनों फोर्सेस का कंट्रोल है और यहीं से आपकी निकलती है वो क्या बोलते हैं कमांडर इन चीफ या फिर प्रेसिडेंट के लिए पावर वाली चीज़, ठीक है। तो आप देख रहे हो
इसके बाद क्या बोलते हैं, ये दोनों डिमांड है 1786 में एक्सेप्ट हुई और लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गए। तो आप देख रहे हो मतलब कि इस तरीके से हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बन रहा है धीरे धीरे करके। तो आपको धीरे धीरे आपको एहसास लगेगा कि कैसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल आई, कैसे पॉलिटिकल काउंसिल आ रही हैं हमारे यहाँ, कैसे मेंबर ऑफ बॉडीज़ बन रहे हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट की पावर्स जो धीरे धीरे ली गई वो कहाँ से उनका एवोल्यूशन शुरू हुआ इंडिया के अंदर। तो वो सारी चीज़ें यही हैं आधार हमारी आज के एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। तो चार्टर एक्ट की बात करते हैं अब भाई चार्टर क्या होता है? चार्टर होता है परमिशन। अगर आपको क्राउन एक पेपर पर परमिशन देगी कि आप ट्रेड कर सकते हो कहीं भी जाके, तो वो होता है चार्टर, ठीक है। उस पर एक क्राउन की मोहर वोहर जो भी उस टाइम पे लगती होगी अथॉरिटी की, वो लगी होगी। आप इसको ऐसे समझ लो आज का बिजनेस लाइसेंस, ठीक है, या कमर्शियल लाइसेंस। तो आपको लाइसेंस मिल गया अब क्वीन के थ्रू कि आप क्या कर सकते हो, आप ट्रेड कर सकते हो फ्रीली क्राउन के बिहाफ पर, ठीक है। तो ये चार्टर मिल गया आपको। 17 चार्टर आते हैं और इसके तहत 3 लॉज आते हैं, 1793, 1803 और 1833 और एक और था 1853। 4 लॉज थे बेसिकली, ठीक है। चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के प्रोविजंस देख लेते हैं कि क्या क्या है। अब जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, उसको पावर ग्रांट की गई कि वो काउंसिल्स के डिसीजंस को ओवरराइड कर सकता है। हमने 1786 में डिमांड रखी थी गवर्नर जनरल ने, ठीक है, जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। 1793 में ये फॉर्मली चार्टर में लिख कर आ गया, ठीक है। और सबऑर्डिनेशन हो गया भाई, सीधी सी बात है, मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी का। अब वहाँ के जो भी गवर्नर होंगे, कोई भी डिसीजन लेगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल उसको क्या कर सकते हैं, ओवरराइड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ इस चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में ये कहा गया कि कंपनी को एक्सक्लूसिव राइट्स दिए गए, ट्रेडिंग राइट्स ईस्ट इंडिया में ट्रेड करने के लिए। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा और कोई कंपनी ट्रेड नहीं करेगी बेसिकली, ठीक है। तो चार्टर एक्ट आपकी 2 चीज़ों के लिए रेस्पॉन्सिबल है। पहले तो ओवर राइडिंग द काउंसिल्स डिसीजन, सेकेंड 20 ईयर्स एक्सप्लिसिट ट्रेड, ठीक है। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 बोलते हैं हम लोग। अब 1793 के बाद 20 साल अगर जोड़ोगे तो 1813 सन आ जाती है। 1803 में एक और चार्टर एक्ट पास होता है, उसको बोलते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813। और इसमें काफ़ी सारी बदलाव देखने को मिलेंगे हमें कंपनीज़ के रोल में। तो पहले क्या था, कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी इंडिया के साथ वो ख़त्म कर दी गई, ठीक है। अब क्राउन को अपना प्रॉफिट बढ़ाना था, उसने बोला n नंबर ऑफ कंपनीज ट्रेड कर सकती हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी वो ख़त्म कर दी गई। बट चाइना के साथ मोनोपोली अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की बरकरार थी। इसका मतलब ये है कि आपकी जो चाइना के साथ जो ट्रेड है वो एक्सप्लिसिटली ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, बट जो इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया का जो ट्रेड है उसके लिए कई सारी कंपनीज ट्रेड कर सकती हैं, ठीक है। दूसरा आपका जो पॉइंट था, इसने सोवरेनिटी ऑफ क्राउन की असाइन करी। कंपनीज की टेरिटरी को बोला गया ब्रिटिश पोजेशन, जो कि हमें 1784 के पिट्स एक्ट्स में देखने को मिलता है, ठीक है। क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया में पहली बार लेकर आए, मतलब क्रिश्चियन मिशनरीज एक्टिविटीज़ इसी ड्यूरेशन में देखने को मिलती हैं 1813 में, ठीक है। वेस्टर्न एजुकेशन को इंडियन ब्रिटिश टेरिटरीज में लाया गया। द रीज़न था कॉलोनाइजेशन ऑफ ह्यूमन ब्रेन्स, ठीक है। इस पर एक अलग कभी मन हुआ तो मैं प्रॉपर एक लेक्चर बनाऊंगा कि हाउ कॉलोनाइजेशन या बेटर कहें कि एजुकेशन पॉलिसी ह्यूमन माइंड को अफेक्ट करती है, ठीक है। वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में लाया गया, इंडियन ब्रिटिश टेरिटरीज। तो अगर आपसे कहा जाए, ये पूछा जाए कभी कि भाई ऐसा कौन सा एक्ट है जो इंडिया में पहली बार वेस्टर्न एजुकेशन लेकर आया था, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ठीक है। ऑथराइजेशन, इसने ऑथराइजेशन किया कि लोकल गवर्नमेंट अब टैक्स लगा सकती हैं, ठीक है। और जो नहीं करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगा। तो 3-4 चीज़ें थी चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में। पहला तो भाई इसने कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी वो ख़त्म कर दी। वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम में लाया गया। मिशनरीज क्रिश्चियन मिशनरीज़ को परमिट किया गया कि आप खुलेआम कर सकते हो। क्राउन की जो सोवरेनिटी थी उसको असर्ट किया गया, ठीक है। और लोकल टैक्सेशन की पावर दी गई लोकल गवर्नमेंट्स को। तो 1813 के ये, और इससे पहले चार्टर एक्ट था 1793 का, उसमें था आपका क्या बोलते हैं
जो गवर्नर जनरल था उसको ओवरराइड करने की पावर दे दी गई थी, और 20 ईयर्स का एक्सप्लिसिट ट्रेड की पावर थी, या मोनोपोली वाला सीन था 1793 में, ठीक है। 1813 भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 1833 साल, 20 साल फिर निकल जाते हैं, ठीक है। अब होता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, उसको बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मतलब भाई गवर्नर जनरल ऑफ पावर खत्म कर दी गई, कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन हो गया। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल विल बी कॉल्ड एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और मद्रास और क्या बोलते हैं बॉम्बे के जो गवर्नर थे उनको कंप्लीटली सबऑर्डिनेट कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के, ठीक है। फुल अथॉरिटी दे दी गई, कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन हो गया। डेप्रीवेशन, डेप्रीवेशन होता है पावर्स का, किसका, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी का, ठीक है। तो एक ये हो गया। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कमर्शियल फंक्शन की जो बॉडी थी, कमर्शियल फंक्शन की जो बॉडी थी, अब वो एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन की तरह काम करेगी। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी में दो बॉडी चल रही थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अभी तक कमर्शियल फंक्शन की तरह एक्ट कर रही थी, अब वो भी खत्म करने की बात चल रही है और उसको प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दी गई। कंपनीज को कंपनी टेरिटरी को कहा गया इन ट्रस्ट फॉर हिज मेजेस्टी हिज हायर्स एंड सक्सेसर्स। मतलब हम ट्रस्ट की तरह दे रहे हैं जो भी टेरिटरी है कंपनी को, किसके को, और कौन दे रहा है, हिज मेजेस्टी, हिज मेजेस्टी मतलब क्राउन, उनके वारिस और उनके भी वारिस। मतलब अब हायर की चल रही है क्राउन के वारिसों के बेसिस पर आप टेरिटरी हम एज अ ट्रस्ट आपको दे रहे हैं काम करने के लिए, ठीक है। इसने 1833 के एक्ट ने एक और सबसे बड़ी बात सामने लेकर आती है, इंडियन सिविल सर्विसेज। मतलब आप कहें कि सिविल सर्वेंट्स, अभी तक क्या था कि जो ब्रिटेन के ही अधिकारी इंडिया में आते थे और वही रूल करते थे। तो जो सिविल सर्वेंट्स अब बनते हैं, अब उनको इंडियंस के लिए भी ओपन करने की बात कही गई इसमें। तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर ईस्ट इंडिया कंपनी अगर कोई गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर रही है और उसमें जो भी सर्वेंट्स थे पहले ब्रिटिश, केवल ब्रिटेन से ही आते थे, तो यहाँ पे भाई ब्रिटेन से इंडिया में लेकर आ रहे हैं, तो भाई मेंटेनेंस कॉस्ट और बाकी सारी चीज़ें भी आपकी क्या बोलते हैं बढ़ जाएगी। प्लस इंडियंस को रूल करना भी फॉरेनर के थ्रू थोड़ा मुश्किल हो रहा था, ठीक है। धीरे धीरे करके बगावतें होना शुरू हो गई थी, ठीक। तो उन्होंने एक पॉलिसी निकाली कि चलो यार ठीक है, इंडियन सिविल सर्वेंट्स, ये जो सिविल सर्विसेज हैं उनको ओपन कर देते हैं इंडियंस के लिए, ठीक है। बट इसका विरोध किया आपके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बॉडीज ने, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की कमर्शियल बॉडी थी, जो कमर्शियल अफेयर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल थी। और इसलिए क्या बोलते हैं, इंडियंस को अभी भी डिबेयर मतलब बाहर रखा गया, वो ऊंची सिविल सर्विसेज की पोजीशंस पर अभी भी वो नहीं कर लड़ सकते, ठीक है। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 ने किया कमाल। पहले इसने जो 1833 के एक्ट ने जो सर्विसेज इंडियंस को डिबेयर की गई थी वो ओपन कर दी गई। मतलब 1853 में एक कमिटी बनाई जाती है, मकौले कमिटी बोलते हैं उसे, मैकेले कमिटी भी बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है। 1854 में उसकी रिकमेंडेशंस आती हैं और वो एक्सेप्ट कर ली जाती है और इंडियन सिविल सर्विसेज का गठन होता है और इन सर्विसेज को ओपन कर दिया जाता है इंडिया में इंडियंस के लिए, ठीक है। दूसरा, सेपरेशन ऑफ पावर। भाई गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसकी पावर्स को सेपरेट कर दिया गया। मतलब एक ही काउंसिल रेस्पॉन्सिबल थी कानून बनाने के लिए भी और उनको अप्लाई करने के लिए भी, ठीक है। तो अब क्या किया गया, भाई कानून बनाने वाली एग्जीक्यूटिव काउंसिल अलग हो गई और लेजिस्लेटिव काउंसिल अलग हो गई। लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या करेगी, कानून बनाएगी, जैसे कि पार्लियामेंट होता है हमारा, ठीक है। 6 मेंबर की लेजिस्लेटिव काउंसिल बनेगी, ठीक। उसको मिनी पार्लियामेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल वहीं रहेगी, अभी भी उसमें 4 मेंबर हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें जो कंपनी रूल का था, कंपनी रूल को एक्सटेंड तो किया गया, ठीक है। कंपनी रूल को एक्सटेंड किया गया, लेकिन इसमें एक टाइम फ्रेम नहीं दिया गया पिछले चार्टर एक्ट्स की तरह कि 20 साल के लिए हम बढ़ा रहे हैं या 30 साल के लिए बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब कभी भी क्राउन इस कंपनी रूल को खत्म कर सकता है, तो यही लिखा हुआ है, एक्सटेंडेड कंपनी रूल, पोजेशन ऑफ इंडियन टेरिटरीज ऑन ट्रस्ट ऑफ क्राउन लाइक द, और फिर नो टाइम फ्रेम, कोई भी टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है लाइक प्रीवियस चार्टर्स 20 ईयर्स, जैसे प्रीवियस चार्टर्स में दिया जाता था 20 साल के लिए, ठीक है। ये क्लियर इंडिकेशन था कंपनी रूल का कि कभी भी हम इसे टर्मिनेट कर सकते हैं, ठीक है। लोकल रिप्रेजेंटेशन, अब इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो इस एक्ट से बनाई गई, ठीक है,
उसके 6 मेंबर्स थे। 6 मेंबर्स आपके 4 लोकल गवर्नमेंट चुनेगी, और वो गवर्नमेंट कौन कौन सी थी भाई? ऑब्वियस सी बात है, पहली मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा। ठीक है, ये 4 गवर्नमेंट लोकल मिलके 4 मेंबर चुनेंगी और 2 गवर्नर जनरल खुद अपॉइंट करेंगे। ठीक है, तो आपको इस तरीके से आपका क्या बोलते हैं 1853 तक आपका ढांचा कानून का बन के तैयार होता है। 1853 के बाद 1858 में एक क्रांति आती है जिसको सिपाही म्यूटिनी भी बोलते हैं, या रिवॉल्ट ऑफ 1857 भी बोलते हैं, या फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर भी बोलते हैं। ठीक है, बट ऐसा क्यों होता है, इसके रीजंस हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। बट अभी हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो हम लोग इंडियन पॉलिटी पर ही फोकस करके चलेंगे। ठीक, अगर आपको नेक्स्ट जो आपके टॉपिक होंगे वो रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद 1858 से 1947 के ड्यूरेशन के कानून पढ़ेंगे। 1947 तक जब तक हम लोग क्या बोलते हैं 1947 कवर करने के बाद फिर हम एक एक टॉपिक उठाएंगे कि आज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें प्रेसिडेंट के क्या प्रोविजंस हैं, चीफ मिनिस्टर के क्या प्रोविजंस हैं, वो सारी चीज़ें हम ध्यान से देखेंगे। ठीक है गाइज, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, और पसंद आया तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन बटन। थैंक यू गाइज एंड हैव अ नाइस डे।